ठीक है, तो कल हमने क्या शुरू किया था? सामान्य अध्ययन। अब इसके तहत हमने कौन कौन सी विषय पढ़नी है? जैसे कि इतिहास, भूगोल और राज्य व्यवस्था। ये तीनों ही तीनों विषय हमें भारत के संदर्भ में पढ़नी है। किसके संदर्भ में? भारत के संदर्भ। अब देखो, इतिहास के अंदर हमने बताया था कि इतिहास के अंदर कौन कौन सी चीजें हमें पढ़नी होती हैं। जैसे आज की डेट से जितने भी पीछे पास्ट में, भूतकाल में जितने अतीत में चीजें बीत बीत गई हैं, उनके बारे में हमें कहाँ पढ़ना होता है? इतिहास के बारे में। ठीक है। भूगोल में हमने क्या बताया था? भूगोल के बारे में हमें, चाहे वो चीजें आज की हों चाहे वो पास्ट की हों, हमें उसकी ज्योग्राफी जो हमें दिख रही है ना, भूगोल। भूगोल यानी कि उसमें भी मूर्त अमूर्त होती है। मूर्त अमूर्त दोनों शब्दों से आप परिचित हो, कल बताया था कि मूर्त चीज कॉन्क्रीट चीज कौन सी होती है, अमूर्त चीज कौन सी होती है। भूगोल में क्या पढ़ना होता है? ज्योग्राफी। ज्योग्राफी जैसे कि कोई स्थान है, कोई पहाड़ है, कोई नदियां हैं, और भौगोलिक में रहने वाले समाज हैं, जनजातियां हैं। ठीक है, ये सारी चीजें भूगोल। इतिहास और भूगोल में इतना बड़ा अंतर नहीं है। इतिहास में हमें क्या रखना होता है? इतिहास में हमें अमूर्त चीजें ज्यादा रखनी होती हैं। जैसे कि साहित्य है, किसी का जीवन है, किसी के द्वारा किए गए कोई कार्य हैं, है ना। जैसे कोई शासक आते जाएंगे, शासकों की वंशावलियां हैं, है ना, तो वो सब पढ़ते जाएंगे। तो इतिहास, भूगोल और राज्य व्यवस्था। अब जो राज्य व्यवस्था वाला आज का जो टॉपिक है कि भारत में, भारत की वर्तमान की राज्य व्यवस्था कैसी है और हम लोग आज की शासन प्रणाली में कैसे पहुंचे हैं, तो ये सब कहाँ पढ़ना है? राज्य व्यवस्था। हालांकि इतिहास में भी राज्य व्यवस्था रही होगी। इतिहास में भी देखो, अब अशोक के कालीन की कोई राज्य व्यवस्था रही होगी, उस समय पे कैसी राज्य व्यवस्था थी, उससे पहले वैदिक सभ्यता में कैसी राज्य व्यवस्था रही थी। राज्य व्यवस्था तो हमें वहां पे भी पढ़नी है इतिहास में। इतिहास के अंदर हम जब हड़प्पा सभ्यता पढ़ेंगे तो वहां की भी राज्य व्यवस्था पढ़ेंगे। ठीक है। और इतिहास जब पढ़ेंगे तो इतिहास में हम वहां का भूगोल भी पढ़ेंगे। यानी इतिहास एक ऐसी विषय है जिसके अंदर हमें सारी विषयों को पढ़ना पड़ता है। इतिहास के अंदर हमें भूगोल भी पढ़ना है, इतिहास के अंदर हमें राज्य व्यवस्था भी पढ़नी है, और इतिहास के अंदर हमें अर्थव्यवस्था भी पढ़नी है। क्लियर? और ये सब कुछ हमें ज़्यादा नहीं डीप में पढ़ना है, बस केवल भारत के संदर्भ में पढ़ना है, ओवरव्यू करना है। ओवरव्यू करके, और जो भी फैक्ट होंगे, मैंने कल बताया था कि जब तक हमारे दिमाग में किसी विषय का मानचित्र नहीं होगा, माइंड मैप नहीं होगा, तब तक हम किसी भी फैक्ट को याद नहीं रख पाएंगे। ठीक है। कल इतिहास शुरू किया था। इतिहास को हमने पढ़ने के क्रम में 3 भागों में बांटना है। कौन कौन सा? प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन और आधुनिक भारत का इतिहास। ठीक है। हमने इतिहास में कल प्राचीन भारत शुरू कर दिया था। प्राचीन भारतीय इतिहास। अच्छा, आप नोट्स बनाने के लिए ये रफ कॉपी इन सबको हटा दो। विदाउट लाइनिंग वाले जो पेज आते हैं और बाइंडिंग रजिस्टर जो होते हैं, आप उसमें नोट्स बनाओ। ठीक है, ये नोट्स हमेशा काम आएंगे, हर एग्जाम के लिए काम आएंगे। ठीक है, ये रफ कॉपी वगैरह छोड़ दो, अपनी फेयर कॉपी में उस तरीके के नोट्स तैयार करो। और जो मैं किसी भी चैप्टर, किसी भी विषय के बाद में एक कंक्लूजन दिया करूंगा, एक ही पेज में, सिंगल पेज में पूरी विषय का सार तत्व होगा उसके अंदर। तो वो सार तत्व क्या करोगे आप? जैसे पेज हम ऐसे यूज कर रहे हैं अगर, तो हम उसको लैंडस्केप में यूज करके उसके नोट्स बनाएंगे। ठीक है, जिससे कि मान के चलो प्राचीन भारत के इतिहास का पूरा सार तत्व, जिससे कि पूरी हिस्ट्री की तुम आप ओवरव्यू माइंड में, आप मन में एक ही पेज पे कर सको। ठीक है। तो ये बेसिक सी चीजें थी, कल हम बता ही चुके थे। इतिहास क्या है बता ही चुके थे, है ना। इतिहास की हमें जानकारी कैसे होती है, ये सब बता चुके थे। अभी जब हम हर कालखंड को पढ़ेंगे,
प्रत्येक कालखंड को पढ़ेंगे तो उसके स्रोत वहीं पढ़ेंगे, ठीक है। पहले से हम पढ़ के ऐसा कुछ नहीं करेंगे, हालांकि आपको नोट्स जब मिल जाएंगे तो वो सब पूरी लिस्टिंग आपको मिल जाएगी कि कौन सी कृति किसने लिखी, कौन सा शिलालेख किसने बनवाया, है ना, कौन सा भवन कौन सी इमारत किसने बनवाई, वो सब चीज़ आपको मिल जाएंगी पढ़ने के लिए। बाकी आप माइंड मैप इस क्लास में करोगे, ठीक। इतिहास जानकारी के स्रोत ये सब हो चुका था। अब हमने प्राचीन भारतीय इतिहास का वर्गीकरण किया था। क्या किया था हमने? प्राचीन भारतीय इतिहास का वर्गीकरण पढ़ने के लिए हमने इसको वर्गीकृत किया। तो वर्गीकरण करने के क्रम में हमने देखा कि हमें प्रागैतिहासिक काल पढ़ना है, ठीक है, आद्य ऐतिहासिक काल पढ़ना था, और क्या पढ़ना था? ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल, ठीक है। ये 3 काल पढ़ने थे। मैंने इसमें डेट नहीं लिखाई थी, यहां लिख लो आप, आरंभ से 3000 BC तक, ठीक है। यहां पढ़ना है हमें 3000 BC से 600 BC तक, और ऐतिहासिक काल पढ़ना है 600 BC के बाद का, लगभग 7 से 12वीं सदी तक का। 7वीं सदी लिख लो, 7वीं सदी, सेंचुरी, BC नहीं। प्राचीन भारतीय इतिहास का वर्गीकरण है ये। इतिहास का वर्गीकरण तो हमने 3 भागों में पढ़ना ही है, क्योंकि अब हमने उसमें से प्राचीन को उठाया है। किसको उठाया है हमने? इसमें से प्राचीन को उठाया है। अभी हमने आगे मध्यकालीन भी पढ़ना है, आधुनिक भी पढ़ना है। तो प्राचीन को उठाया, तो प्राचीन भारतीय इतिहास को वर्गीकृत किया है हमने 3 भागों में। तीनों भागों के बारे में बताया था कि इनको वर्गीकृत इसी प्रकार से क्यों किया गया, क्योंकि प्रागैतिहासिक को हमने क्या बोला था? पाषाण काल। क्या बोला था हमने? बोला था कल की क्लास में, ये पत्थरों का काल था, यहां से कोई लिपि नहीं मिली। लेकिन हमने आद्य ऐतिहासिक काल को आद्य ऐतिहासिक काल के दौरान हमने क्यों बांटा उसमें? क्योंकि उसमें लिपि तो मिली गई, लेकिन वो पढ़ी नहीं गई। क्या हुआ यहां पे? लिपि तो है, लेकिन अभी तक पढ़ी नहीं गई। अब देखोगे हड़प्पा सभ्यता में जैसे कुछ ऐसे बना दिया, ऐसे बना दिया, ऐसे बना दिया, अब ये पता नहीं क्या लिखा है, कोई नहीं पढ़ पाया इसको। अब कोई सोचेगा ILU कुछ ऐसा कुछ करके लिखा है, ये सब चीज़ें पढ़ी नहीं गई हैं पर आज तक। ऐतिहासिक काल को ऐतिहासिक काल क्यों कहा गया? 600वीं BC के बाद ऐतिहासिक काल को इसलिए ऐतिहासिक काल कहा गया क्योंकि यहाँ पे अब लेखन प्रणाली का विकास हुआ। क्लियर? लेखन प्रणाली का विकास। विकास समझ में नहीं आ रहा? विकास लिखा है, इसीलिए मैं बोलता भी हूँ, कुछ कुछ शब्द ऐसे हो जाते हैं कि राइटिंग ठीक है, ठीक है। अच्छा, कल आप प्रागैतिहासिक काल पढ़ रहे थे। प्रागैतिहासिक काल जब हम पढ़ने गए थे, इसको हमने पाषाण काल भी बोला था। पाषाण का मतलब क्या होता है? पत्थर, ठीक है। इसको पढ़ने के क्रम में हमने इसको कितने भागों में बांटा था कल? 3, पुरापाषाण काल और मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल, ठीक। पुरापाषाण काल को जब हम पढ़ने गए थे तो फिर हमने इसको भी फिर कितने भागों में बांटा था? 3। कौन कौन से? निम्न काल, मध्यकाल और उच्च पुरापाषाण काल, ठीक है। निम्न पुरापाषाण काल में हमने सोहन संस्कृति देखी थी। मध्य पुरापाषाण काल में हमने फलक संस्कृति देखी थी, समझी थी दोनों कल्चर। उच्च पुरापाषाण काल में हमने देखा था आधुनिक मानव का विकास हो रहा है, ठीक है। आधुनिक मानव, होमोसेपियंस, समझते हो ना, होमोसेप। और साथ में क्या देखा था हमने? चित्रकला का भी विकास हुआ था। चित्रकला का विकास हुआ था तो उसके साक्ष्य कहाँ से मिले थे वो भी बताया था, MP के भीमबेटका से, ठीक है। आज की डिस्ट्रिक्ट है रायसेन डिस्ट्रिक्ट, अब्दुल्लागंज, ठीक। मध्य पाषाण काल में गए थे तो हमने क्या क्या देखा था? पशुपालन हो रहा है ना, साक्ष्य कहाँ से मिले थे बताया था।
यहाँ जो भी कल्चर देखोगे, पशुपालन हो या शिकार खेलना हो, शिकार के लिए प्रक्षेपास्त्र तकनीक बताई थी कि धनुष वगैरह का विकास करने लगे थे वो, और सल्क तकनीक यानी कि अब पत्थरों के हथियारों को, औजारों को पैना बनाने लगे, है ना, शल्क, ब्लेड की तरह, सल्क को ब्लेड बोलते हैं, ब्लेड तकनीक। इस तरीके के मध्य पाषाण काल में, ये जितना भी पाषाण काल है, इसका कल्चर, इसका समाज कैसा है, इसका समाज शिकार करने वाला है ना, और इधर उधर यहाँ रह लिए, यहाँ शिकार कर ली, फिर आगे चले गए, आगे रह लिए, अभी कोई स्थायी विकास, स्थायी निवास उनका नहीं है। इसको बंद कर लो। नवपाषाण काल में गए थे। नवपाषाण काल में हमने क्या देखा था कि कृषि का विकास हो गया, स्थायी निवास, लोग अब एक जगह रहने लगे, स्थानीय बस्ती बसने लगी, ठीक है। और इसको क्रांति का काल इसीलिए कहते हैं, पहिए का आविष्कार हुआ। किसका? पहिए का। ठीक। कृषि के साक्ष्य कहाँ से मिले? मेहरगढ़ कल बताया था, पाकिस्तान से। स्थानीय, पहिया, ये सब चीजें प्रागैतिहासिक काल आपका इतने में हो गया था, है ना। फिर हम लोग कहाँ गए थे? आद्य ऐतिहासिक काल, प्रो हिस्टोरिकल पीरियड। अच्छा, इंग्लिश में भी लिखवाऊं कि हिंदी में ही ठीक है? इंग्लिश में भी लिखवाऊं साथ में? हाँ, मैं बताऊंगा, सारी चीज़ें कल भी बताई थी आपने, तो शायद क्लास करी थी लास्ट तक, आप चले गए थे। आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल को पढ़ने के क्रम में हमने कितने भागों में बांटा था? 3 भागों में। एक तो ठीक है, हड़प्पा काल, और वैदिक काल। क्लियर? अच्छा, ये बात पता है आपको, आद्य ऐतिहासिक काल कब से कब तक है? पता है? अभी तो लिखवाया था। हाँ, अभी तो लिखवाया था। प्रागैतिहासिक काल पता है कब से कब तक है? आरंभ से 3 तक ना। अब देखो, ये कितना है? आरंभ से 3000 तक, BC तक, ठीक है। अब देखो, इसको भी डिवाइड करोगे तो आरंभ से ये 10 तक है, 10,000 तक, ये 10 से 6 तक है, 6 तक, 6 तक, फिर ये 6 से 3 तक है। हालांकि इतना इधर नहीं जाना है, क्योंकि इन चीज़ों के बारे में कभी नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि ये निश्चित ही नहीं है। अभी भी हमारी जांच चलती है, हड़प्पा काल कोई कहता है 5,000 साल पुरानी है, कोई कहता है 8,000 साल पुरानी है। डेट पे मत जाओ भी, डेट पे आप कब जाओगे? जब आप आ जाओगे ऐतिहासिक काल में। कहाँ आ जाओगे आप? क्यों जाओगे डेट पे? ऐतिहासिक काल में आ जाओगे क्योंकि अब यहाँ से लिखित साक्ष्य उपलब्ध हो जाएंगे। अच्छा, आप यहाँ पे एक चीज देखोगे कि वैदिक काल को हमने इधर क्यों रखा है, इधर क्यों नहीं? क्योंकि हम लोग कहते हैं कि ऋग्वेद वैदिक काल में बना था या उसका लिखा गया था। ऐसा नहीं है। वैदिक काल में जब ऋग्वेद बन रहा था या लिखा गया था, तो वो लिखित नहीं था, वो मौखिक था। उसको हम श्रुति बोलते हैं। श्रुति का मतलब हम उस ज्ञान को सुन सुन के आगे बढ़ा रहे हैं, सुन के, सुनने के माध्यम से, ना कि कोई वो लिखित लिपि थी, ठीक है। बाद में आगे चल के वो धीरे धीरे करके वो बाइंड होने लगा, लिखने लग गए उन चीज़ों को, ठीक है। क्लियर? तो आद्य ऐतिहासिक काल के बारे में आप इतना जरूर जानते हो कि यहाँ पे लिपि तो है लेकिन पढ़ी नहीं गई। वो कहाँ थी लिपि? हड़प्पा में। यहाँ पे कोई लिपि नहीं है। यहाँ पे केवल जो ज्ञान का प्रसार हो रहा है वो केवल श्रुतियों के माध्यम से हो रहा है। श्रुति, श्रुति का मतलब सुनना, लिखने का कोई नहीं। लेखन प्रणाली का विकास कहाँ हो रहा है? ऐतिहासिक काल में, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, 600 BC, 6ठी BC, ईसा पूर्व, ठीक है। अच्छा, हमने एक बात और कही थी कि इतिहास को पढ़ने के क्रम में 2 चीज़ों के दिमाग में खांचे फिक्स कर लो, देश और काल, स्पेस एंड टाइम। पूरे इतिहास में आप 2 ही चीज़ें पढ़ोगे। क्या? इतिहास को पढ़ने के लिए आपको क्या चीज़ ध्यान रखनी पड़ती है? आपके मन में क्या चीज़ ऐसी होती है कि आपने इतिहास को याद कर लिया या आपको इतिहास पता है? आपके मन में एक तो टाइम पीरियड रहता है। कभी भी सोचना मन में, मैं आपको अभी बोलूँ कि
पाषाण काल, आपके मन में क्या जाना चाहिए अब? टाइम, आरंभ से 3000 बीसी तक का टाइम जाना चाहिए। ठीक है, बीसी का आप दिमाग में फिक्स कर लो, हमने कल समझाया था कि बीसी किसे कहते हैं और एडी किसे कहते हैं, एनो डोमिनी, कल समझा दिया था। ठीक है, आद्य ऐतिहासिक काल के बारे में अब मैं बोलूँ हड़प्पा काल, तो आपके मन में एक तुरंत टाइम पीरियड जाएगा, बहुत पुरानी बात, बहुत पुरानी में आपको डेट पता ही है ना? डेट मैंने लिखवा ही चुका हूं। कितनी? 600? उल्टा चल रहे हैं, कम होगा इधर। ठीक है, ताम्रपाषाण काल, ताम्रपाषाण काल जब मैंने कल पढ़ाया था तो ताम्रपाषाण काल में हमने 3 कल्चर बताए थे, आहार, मालवा और जारवे। ये महाराष्ट्र में थी, मालवा एमपी में थी, आहार राजस्थान में थी। ये कल तीनों कल्चर बताए थे और तीनों के अंदर आने वाले कुछ स्थानों के नाम लिखवाए थे। आहार में जैसे कायथा था, एरड़ था, नाबदा टोली था, है ना? आहार में क्या क्या था? आहार, बालाथल और गिलुंद। मालवा में क्या था? कायथा था, एरड़ था, नाबदा टोली था, कल लिखवा चुका हूं मैं। जारवे में क्या क्या था? जारवे था, निवास था, इनाम गांव था, दैमाबाद था, दैमाबाद। ये सब महाराष्ट्र का कल्चर है, महाराष्ट्र के स्थान है। हमको क्या चीज ध्यान में रखनी है? स्थान और क्या? समय, समय और स्थान। ठीक है, ताम्रपाषाण काल के कल्चर, संस्कृति, जैसे कहते हैं ना कि इस क्षेत्र में ये कल्चर है, जैसे आज की डेट में कहते हैं कि ये ब्रज कल्चर है, ब्रज क्षेत्र है। कहते हैं अवध कल्चर है, अवध का क्षेत्र है, अवध का रीजन। ऐसे ही उस समय पे ताम्रपाषाण काल में ये जो, अब देखो ये जो कल्चर था, इस ताम्रपाषाण काल के बारे में बता दूं, नाम से ही स्पष्ट होता है, ताम्र प्लस पाषाण। ताम्र का मतलब तांबा, ठीक है, तांबे की खोज हो गई थी अब, इसीलिए इसका नाम डाल दिया हमने ताम्रपाषाण काल। क्लियर? आहार को हमने बोला था राजस्थान में था, देखो आज की डेट में भी आप देखोगे कि राजस्थान में सबसे ज्यादा तांबा मिलता है, इसीलिए आहार जो कल्चर था वहां पे सबसे ज्यादा तांबा पाया गया था, इसीलिए उसका नाम हमने उसको बदल के ताम्रवती कर दिया था। आहार का नाम बदल के क्या कर दिया था? ताम्रवती। ठीक है, ये कल हम बता ही चुके थे, आहार, मालवा और जारवे कल्चर। ठीक है, तीनों कल्चर कल बता ही दिए थे। ठीक है, तीनों के नाम लिखवाई दिए थे। आज हमको क्या खत्म करना है? आज हमको हड़प्पा काल पढ़ना है, हड़प्पा काल का कल्चर पढ़ना है कि वहाँ का समाज कैसा था, वहाँ की अर्थव्यवस्था कैसी थी, वहाँ की राजनीति कैसी थी। और उसके बाद हम कहाँ जाएंगे? वैदिक काल पे। ठीक है, वैदिक काल। अभी तक यहाँ पे लेखन प्रणाली का विकास नहीं हुआ है, लेकिन जैसे ही लेखन प्रणाली का विकास होगा तो हम कहाँ पहुंच जाएंगे? ऐतिहासिक काल में, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व। ठीक है, क्लियर है? इतना किसी ने नहीं लिखा है तो लिख लो। जिसने पहली क्लास नहीं करी है ना उसको, अब हालांकि मैं फिर भी पिछली क्लास का 5 मिनट में क्लास शुरू करने से पहले पूरा समझाता हूँ पूरा कि कल क्या पढ़ाया था, कल क्या पढ़ाना है। ठीक है, कि क्लास में कोई इधर उधर वो ना रहे, पूरे बंधे रहे स्टूडेंट। क्लियर है? आगे बताएं, हमको क्या शुरू करना है? हड़प्पा काल, हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा काल। देखो इसमें पहले पढ़ना क्या क्या है वो समझ लो। हड़प्पा काल में हमें सबसे पहले तो ये देखना है, हमें शुरू में ही, मैं पहली बार पहली क्लास से ही बता रहा हूँ कि 2 चीज़ों का ध्यान रखना होता है। क्या क्या? स्थान और समय। ठीक है, तो इस समय में हम देखेंगे इसका भौगोलिक विस्तार कहाँ कहाँ है, यानी कि स्थान, हड़प्पा सभ्यता के जो, हड़प्पा काल के जो भौगोलिक स्थान है या भौगोलिक इसका विस्तार है वो कहाँ कहाँ से कहाँ तक है। इतना अगर समझ लिया आपने, केवल ये वाला टॉपिक अगर आपने समझ लिया तो पूरी हड़प्पा और हड़प्पा में मिलने वाले साक्ष्य, जैसे कहते हैं ना कि ये वाली चीज़ कहाँ से मिली, है ना, कि कब्रिस्तान कहाँ से मिला, कि लिपस्टिक के साक्ष्य कहाँ से मिले,
कि ये वाली उर्वरता की देवी का साक्ष्य कहाँ से मिला। ये बहुत कंफ्यूजिंग है कि लोथल से मिले, कि रंगपुर से मिले, कि मोहनजोदाड़ो से मिले, कि हड़प्पा से मिले, कि चंदूदड़ो से मिले, है ना। कि जल संरक्षण के साक्ष्य कहाँ से मिले, कि धौलावीरा से मिले। आप इनको एक तो याद बनाए रखना, और उनको भी लंबे समय तक याद बनाए रखना। और ये भी नहीं पता कि एग्जाम में वो कौन सी चीज़ पूछेगा। आपको ये कह सकते हो कि एग्जाम में यही चीज़ पूछेगा, कोई कुछ नहीं कह सकता है। तो हमको क्या करना पड़ेगा कि हर चैप्टर को, पूरे चैप्टर को याद कैसे बना के रखना है, उसके हर नोट्स एक एक पेज पे होने चाहिए। उसके अलावा आपको लिस्टिंग दे दी जाएगी जिससे कि आप उन फैक्ट को याद रख पाओगे, ठीक है। भौगोलिक स्थान या भौगोलिक विस्तार का इसका प्रसार देखना है। और हड़प्पा काल की हमें क्या देखनी है अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग, विशेषताएं। क्या देखनी है, विशेषताएं। और बाद में हम हड़प्पा काल की विशेषताएं देखने के बाद जाएंगे कि इसका पतन कैसे हुआ, हड़प्पा सभ्यता का, ठीक है। पतन हुआ या आज भी ये लगातार चल रही है, पतन या निरंतरता, कंटिन्यूअस। आज भी ये हड़प्पा सभ्यता के कुछ कस्टम्स हैं जो आज भी हम अपनी सोसाइटी में देखते हैं। वो हम समझेंगे कि कौन से ऐसे कस्टम हैं कि जो हड़प्पा सभ्यता में भी थे आज से 5,000 साल पूर्व, और आज भी हैं हमारे यहाँ, ठीक है। यानी कि सोसाइटी में जो कस्टम्स थे, जो परंपराएं थी, वो आज भी चल रही हैं। वो सारी चीज़ें समझेंगे, ठीक है। अच्छा, भौगोलिक विस्तार इसका देख लो। एक तरीके से मैं नक्शा बना देता हूँ, है ना, भारत का। समझ लेना, पहली बार बना रहा हूँ मैं इस बोर्ड पे नक्शा आपके लिए। अ, ठीक है, ये मान लो इंडिया। अब इतना ध्यान रखो कि ये जो हड़प्पा सभ्यता थी, इसका जो भौगोलिक विस्तार था वो लगभग ट्रायंगल शेप में, अ, इस तरीके से था, ट्रायंगल शेप में, त्रिभुजाकार। कैसा, ठीक है। हाँ, आप कोशिश करो, बना लो। चीजें तो यही हैं जो बाद में याद रहेंगी। सब इसी में आएगा। अभी तो भारत का इतना पार्ट आ रहा है इसमें, अभी मैं लिखवाऊंगा। जैसे क्या क्या आ रहा है इसमें, त्रिभुजाकार एरिया में अफगानिस्तान, ठीक है। बलूचिस्तान, उस समय का पंजाब, जैसे पश्चिमी पंजाब है जो पाकिस्तान में चला गया आज की डेट में, है ना। और पूर्वी पंजाब। और क्या एरिया आएगा, सिंध। और क्या आएगा, गुजरात। और क्या आएगा, राजस्थान, आज का राजस्थान, ठीक है। और क्या आएगा, हरियाणा। और क्या आएगा, उत्तर प्रदेश। अब दिमाग में रखो कि अफगानिस्तान से लेके और उत्तर प्रदेश तक, उत्तर प्रदेश तक फैली हुई थी ये सभ्यता, ठीक है। हालांकि इसके अंदर भी, बलूचिस्तान, पहली बार नाम सुना है क्या, बलूच। ये भारत, राजस्थान, हरियाणा और उत्तर प्रदेश। पतन की जगह नहीं लिखना है, ये इसका पूरा विस्तार मैं बता रहा हूँ। अभी विस्तार टॉपिक चल रहा है ना, विस्तार टॉपिक चल रहा है, वो तो हम बाद में पढ़ेंगे। अभी हम विशेषताएं भी पढ़ेंगे, दूसरा टॉपिक। अभी पहला टॉपिक चल रहा है। पहला टॉपिक कौन सा है, भौगोलिक स्थान या विस्तार। पहले इस टॉपिक को खत्म करेंगे, फिर दूसरे पे जाएंगे, फिर तीसरे पे जाएंगे। यानी इस चैप्टर के अंतर्गत हमने इसको पढ़ने के लिए कितने भागों में बांट लिया, 3 टॉपिक में, ठीक है। लिख दूं, पहला, दूसरा। आप शिक्षक बनोगे तो आपको तो बड़ा
चीज़ें हिंट ही काफ़ी हैं। चलें? पहला टॉपिक था हड़प्पा का भौगोलिक विस्तार। क्या क्या देखा आपने? अफगानिस्तान में फैली है, और बलूचिस्तान में फैली है, और पंजाब, और सिंध, गुजरात, फिर राजस्थान, हरियाणा, और अपना यूपी। ठीक है। अब देखो याद कैसे रखना है कहाँ कहाँ फैली है भौगोलिक विस्तार इसका। अफगानिस्तान बलूचिस्तान तो पता ही है, अफगानिस्तान एक दूसरा देश, बलूचिस्तान पंजाब का कुछ एरिया पाकिस्तान में है। अब देखो क्वेश्चन आप जीएस के अंदर, सामान्य अध्ययन के अंदर आप ये नहीं बता सकते कि क्वेश्चन कहाँ से बनेगा। हम अगर शिक्षक हैं या हम एक अच्छे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारा ये टास्क रहना चाहिए कि कम समय में कुछ ऐसे नोट्स, क्रिप्स नोट्स ऐसे हों जिससे कि हम हर सवाल का जवाब दे सकें, और हमें समझ हमारी ऐसी विकसित हो जाए कि मैंने मान के चलो अभी सामान्य अध्ययन की कोई एक पुस्तक उठा ली, जैसे लुसेंट ही मान लो, सब हर कोई लुसेंट पढ़ता है सामान्य अध्ययन के नाम पे। अब लुसेंट में बहुत सारी चीज़ें दे रखी होती हैं, बहुत सारे फैक्ट दे रखे होते हैं और रैंडमली होते हैं, कोई चीज़ कहीं पड़ी है, कोई चीज़ कहीं पड़ी है। अब वो रैंडमली जो फैक्ट हैं, उन फैक्ट को आप जब तक एक आपके मन में कॉन्सेप्ट नहीं होगा हर टॉपिक का, हर चैप्टर का, तब तक उन फैक्ट को आप याद कैसे रखोगे? सबसे बड़ा टास्क तो यही होता है ना। आप देखो क्रोनोलॉजी के हिसाब से पढ़ रहे हैं सारी चीज़ें, तो आपको हर चीज़ याद रहेगी। अफगानिस्तान, बलूचिस्तान और पंजाब पाकिस्तान का रीजन। और अब देखो याद भी करना है तो इसको हमारे जनगण मन में क्या आता है, पंजाब सिंध गुजरात आता है, ऐसे ही पंजाब सिंध गुजरात याद रख लो। फिर उसके बाद राजस्थान हरियाणा लगभग एक जैसे ही है, राजस्थान हरियाणा, राजस्थान हरियाणा, फिर अपना उत्तर प्रदेश जोड़ दो। मन में बन गया ना आइडिया। मैंने इसीलिए बोल रहा हूँ कि कोई चीज़ शुरू कर रहे हो तो आपके मन में कोई एक क्लू होना चाहिए, एक हिंट होनी चाहिए, फिर उसी से सारी चीज़ें क्या होती हैं, शुरू होती चली जाती हैं। अब देखो आप लोग यहाँ आके देखो, मैं बिना किसी नोट्स की सहायता से पढ़ाता हूँ आपको, कुछ भी नहीं, यहाँ पे डेस्क पूरी खाली है और कुछ ना देखता, पूरे फैक्ट भी बताने, कॉन्सेप्ट भी बताने। वो क्यों? क्योंकि एक लिंक आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि कल आपको भी पढ़ाना पड़े शिक्षक बनने के बाद। क्या हुआ? हम बता तो रहे हैं, आप क्लास में बैठो, इत्मीनान से सुनो, और ब्लैंक विदाउट लाइनिंग वाली कॉपी पास में रखो, ये रफ और ये लाइनिंग वाली कॉपी छोड़ दो, है ना? ठीक है, ठीक है, ठीक है। पंजाब सिंध गुजरात राजस्थान। अब देखो इसमें इसमें भी कुछ स्थान है, जैसे अफगानिस्तान में मुंडीगक है, सोरदुगई है। बोलो तो आप लिखवा दूं, वैसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, लिखवाऊं कि रहने दूं? वो तो नोट्स में मिल जाएंगे। बलूचिस्तान में जितने भी डावरकोट, आपने सुना होगा बालाकोट एयर स्ट्राइक एक बार जब हुई थी, इंडियन एयरफोर्स ने करी थी, तो वो सब कहाँ प्रांत है? बलूचिस्तान प्रांत। डाबरकोट, बालाकोट, है ना, जितने भी जिसके पीछे कोट लग जाएगा वो कहाँ है? बलूचिस्तान। ऐसे ही पंजाब में आ जाओ, पंजाब में कुछ, हाँ हाँ पीओ के, पंजाब में पश्चिमी पश्चिमी पंजाब में आता है अपना हड़प्पा, जिसकी खोज करी थी 1921 में। किसने? अमलानंद घोष ने। किसने? दयानंद सरस्वती। किसने? दयानंद साहनी, सॉरी साहनी, दयानंद साहनी। और पूर्वी पंजाब, रोपड़ है स्थान, बाला, और संघोल। अब देखो ये इंडिया के कुछ स्थान है, इसीलिए हम इनको लिखवा ले रहे हैं, लिख दे रहे हैं, नहीं तो ये भी इंपॉर्टेंट है नहीं इतने। सिंध में कौन कौन से हैं? जैसे मोहनजोदाड़ो है, सिंध में कौन कौन सा है? अच्छा नोट्स आप अपने सही बनाना, खिचड़ी मत पका लेना फिर बाद में बोलो ये क्या लिखवा दिया। मोहनजोदाड़ो, चनूदड़ो,
आमजी, आमद जी और कोट जी। कोट, गुजरात, गुजरात को भी दो भागों में बांटा है। कौन कौन सा? ऊपर वाला रीजन जो कच्छ का रीजन है वो, और नीचे वाला जो रीजन है वो उसको काठियावाड़ कहते हैं, गुजरात का रीजन। ठीक है, क्या हुआ? चन्हूदड़ो। जब मैं बोलता हूँ तो सुना करो आप, मोहन जोदाड़ो चन्हूदड़ो। पहली बार नाम सुन रहे हो आप लोग, कभी जीएस पढ़ी नहीं लग रहा है, सामान्य अध्ययन कभी नहीं पढ़ा ना? पढ़ा है। तो कहते हैं ना लिपस्टिक के साक्ष्य कहाँ से मिले? चन्हूदड़ो से। महिलाओं को तो ध्यान रखना चाहिए कि लिपस्टिक के साक्ष्य मिले साहब। उस समय पे भी लिपस्टिक थी 5,000 साल पहले। कक्ष में है देसलपुर, सुरकोतड़ा, जहां से कहते हैं कि घोड़े की अस्थि के साक्ष्य मिले थे। और धौलावीरा, धौलावीरा ही वो स्थान है जहां से हड़प्पा सभ्यता के जल संरक्षण के बारे में पता चलता है। काठियावाड़, काठियावाड़ में है लोथल, जो हड़प्पा सभ्यता का डॉकयार्ड था। डॉकयार्ड यानी कि बंदरगाह। ठीक है, लोथल क्या था? बंदरगाही नगर। और दूसरे का पता चलता है रंगपुर, लोथल और रंगपुर। हरियाणा में क्या क्या था? हरियाणा में स्थान है बनवाली। क्या कह रहे हो, इतना सब याद कैसे होगा? सब याद हो जाएगा, रिवीजन करो। मिथाथल, मिथातल। और सबसे बड़ी हड़प्पा की साइट्स, राखी गढ़ी, राखी गढ़ी। दिख रहा है ना? आज तो मैं फिर भी साफ साफ लिख रहा हूँ, कोशिश पूरी यही है साफ लिखा जाए। अच्छा, उत्तर प्रदेश में कहाँ तक फैली हुई थी? उत्तर प्रदेश में मेरठ और सहारनपुर। पश्चिमी यूपी, मेरठ और सहारनपुर, जिसमें मेरठ में है आलमगीरपुर, एक जगह है मांडी, सहारनपुर। लिखवाऊं उत्तर प्रदेश में? बनवाली, मिथातल, राखीगढ़ी, मिथातल और राखीगढ़ी। और उत्तर प्रदेश में मेरठ और सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट के, और मांडी, आलमगीरपुर और हुलास, दो ही डिस्ट्रिक्ट हैं इसमें। कौन कौन से? लिख लो। अब इसमें भी मेरठ में और सहारनपुर में भी एक जगह है आलमगीरपुर। मांडी, कहाँ मांडी? ये तो सवाल पूछा भी गया है कि मांडी हड़प्पा काल में किस स्थान से संबंधित था। राजस्थान नहीं लिखवाया मैंने, ये हरियाणा में लिखवाया है। राजस्थान में एक स्थान था कालीबंगन, जहाँ से काली चूड़ियाँ मिली थी, कालीबंगन। हाँ हाँ हाँ, वो राजस्थान में था, जिसकी 1951 में अमलानंद घोष ने खोज की थी। तो वो राजस्थान वाला मैंने नहीं लिखवाया, राजस्थान वाला छूट गया। क्योंकि देखो ऐसा है, आपको पूरी लिस्टिंग दी जाएगी। लिस्टिंग में क्या होता है, एक तरफ होगा, एक तरफ होगा, जैसे आपको जब लिस्टिंग दी जाएगी नोट्स में, ये जो फैक्चुअल होती है, एक तरफ होगी खोजकर्ता स्थान, खोजकर्ता पढ़ना है, एक तरफ होगा स्थान। ठीक है, और खोजकर्ता में किसने खोज की और क्या मिला और किस स्थान से मिला, ये सब लिस्टिंग है, ये फैक्चुअल नॉलेज है। इसको मैं क्या लिखवाऊंगा, वो तो किताबों में आपको मिल ही जाएगी। मैं आपको क्लास में क्या कराऊं, मैं क्लास में आपको वो कराऊंगा कि आप इतने बड़े बड़े नोट्स को कैसे पढ़ोगे, कम समय में कैसे पढ़ोगे, और पढ़ोगे तो उनको याद कैसे रख पाओगे। जब आप नोट्स पढ़ने बैठो तो आपको ये ना लगे कि यार पढ़ क्या रहे हैं, लगे कि सो ही लें। सोना नहीं है, जब आप नोट्स पढ़ने बैठो तो आपको पता रहे, आपको ये लगे कि हम ये चीज़ पढ़ रहे हैं तो ये चीज़ हमें पता है पहले से। ठीक है, अब पीपीटी फाइल हो या जो ऑलरेडी बुक्स में फैक्ट दे रखे हैं वही मैं आपको लिखवाता रहूं यहाँ, तो पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। पढ़ाने का मतलब ये है कि जब आपको चीज़ें एक मन में क्लियर हों, आपके दिमाग में जाए कुछ। ये हो गया टॉपिक, चलें आगे। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हड़प्पा। हड़प्पा में हमें क्या क्या देखना था?
भौगोलिक विस्तार, ये हो गया। ठीक है, दूसरा टॉपिक हमें देखना है हड़प्पा सभ्यता की विशेषताएं। ठीक है, और फिर हमें हड़प्पा सभ्यता के तीसरे टॉपिक पे जाना है, वो क्या है, इसका पतन एवं निरंतरता। ठीक है, तीसरे टॉपिक पे जाना है। अब देखो विशेषताएं पे चलो। विशेषताओं में मैं किसी भी स्थान की या किसी भी काल की विशेषताएं बताऊंगा तो उसमें आप ध्यान रखो कि कुछ विशेषताएं होती हैं जो हमें ध्यान रखनी होती हैं। जैसे कि शुरू में बता चुका हूं, एक तो वहां की राज्य व्यवस्था कैसी थी। राज्य व्यवस्था को मैं बोल दूं कि राजनीतिक विशेषता कैसी थी, कैसी, राजनीतिक। ठीक है, और क्या ध्यान रखना होता है, वहां का समाज कैसा था, इसको मैं बोल दूं सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक विशेषता। ठीक है, वहां का समाज कैसा था। और मैं आपको बोलूं कि वहां की आर्थिक विशेषता, वहां की अर्थव्यवस्था कैसे चलती थी। अर्थव्यवस्था समझते हो क्या होती है, मैं बता दूंगा अभी, फिर भी ये सारे शब्दों से मैं आपको परिचित करा दूंगा। अगर आप न्यू न्यू हैं सामान्य अध्ययन के मामले में तो मैं आपको सारी चीजें। और हम देखते हैं वहां पे धर्म कैसा था, वहां की धार्मिक विशेषताएं कैसी हैं। ठीक है, ये कुछ टॉपिक होते हैं, ये कुछ विषय होती हैं जिनका हमें ध्यान रखना होता है अपनी पढ़ाई के दौरान। क्या क्या, कि वहां की राजनीति कैसी थी, है ना। इन्हीं चीज़ों का ध्यान रखने का मतलब होता है कि आप इतिहास की पढ़ाई कर रहे हो, इतिहास की आपको समझ है। आपके सिलेबस में साफ साफ दे रखा है कि सामाजिक व्यवस्थाएं, राजनीतिक विशेषताएं। ठीक है, सिलेबस है आप लोगों के पास, सब में यही दे रखा होता है। हमें हर टॉपिक को क्या पढ़ना है, इन्हीं विशेषताओं को ध्यान में रख के। देखो राजनीति में जाएंगे, राज्य व्यवस्थाएं में जाएंगे तो क्या क्या चीज़ ध्यान रखनी है, मैं अलग से लिखवा दूं, अलग से एक पेज पे लिख लो कि जब हम राजनीति राज्य व्यवस्था देखते हैं तो हमें वहाँ पे क्या क्या चीज़ें देखनी होती हैं। सामाजिक व्यवस्थाएं देखते हैं तो हम वहाँ पे क्या क्या चीज़ें हमें देखनी होती हैं। आर्थिक व्यवस्थाएं देखते हैं तो हमें वहाँ पे क्या क्या चीज़ें देखनी होती हैं। मैं सारी चीज़ें लिखवा दूँ अलग से। चलो देखो, मान के चलो आपको कोई भी विशेषताएं देखनी है किसी भी काल की, किसी भी स्थान की, किसी भी इतिहास के कालखंड की, तो विशेषताओं में हम क्या क्या देखते हैं, वहाँ की राजनीतिक विशेषताएं, और क्या देखते हैं हम वहाँ की आर्थिक विशेषताएं कह लो। अब ये ऊपर नीचे हो सकती हैं, सामाजिक विशेषताएं और धार्मिक विशेषताएं। देखो राजनीति में जब हम जाएंगे तो हम देखेंगे कि वहां पे जो शासन होता था, लोगों के ऊपर जो शासक चुना जाता था वो कैसा था। कहीं वो राजा तो नहीं था, कहीं वो ऐसा तो नहीं था कि हम सब में से ही वोटिंग के माध्यम से चुन के जा रहे हैं। लोकतांत्रिक सरकार आज चुनी जाती हैं वोट के माध्यम से, हम में से ही चुन के जाते हैं पार्लियामेंट में। तो वहाँ की क्या देखते हैं हम, शासन प्रणाली। ठीक है, वहाँ का शासन कैसा है ना। वहाँ राजा है, लोकतंत्र है, जनतंत्र है, जनता खुद अपने आप में शासन कर रही है। ठीक है, और वहाँ पे हम देखते हैं संस्थाएं कि जैसे कहीं कहीं ये होता है, जैसे आज आप संस्थाएं देखते हो तो आज संस्थाएं में क्या क्या है, जैसे एडमिनिस्ट्रेशन होता है, आईएएस ऑफिसर होते हैं, पीसीएस ऑफिसर होते हैं, नौकरशाही होती है। तो हम जब भी किसी इतिहास में कालखंड को पढ़ेंगे तो हम वहाँ पे भी संस्थाएं देखेंगे, समझेंगे कि वहाँ पे वो कौन कौन सी संस्थाएं थी। जैसे हम वैदिक काल में जाते हैं तो वहाँ 3 संस्थाएं इंपॉर्टेंट हैं, विदत, सभा और समिति। सभा को हम देखते हैं कि वो आज के लोकसभा के समान थी। समिति जो थी वो आज की राज्यसभा के समान थी। जब आज की आपने पॉलिटी पढ़ी होगी तो आपने पॉलिटी में लोकसभा और राज्यसभा पढ़ी होंगी, तो वही लोकसभा और राज्यसभा की समान संस्थाएं वैदिक काल में थी जो हम संस्थाएं देखेंगे, है ना। जब हम आगे जाएंगे तो मौर्य काल में देखेंगे वहां पे कौन सी ऐसी राजनीतिक व्यवस्थाओं में संस्थाएं हैं। गुप्तचर शासन प्रणाली कहाँ है, देखते हैं ना। तो ये सारी चीजें हम कहाँ देखते हैं, राजनीतिक विशेषताओं में। उसके बाद हम जब आर्थिक विशेषताओं में जाएंगे तो आर्थिक विशेषताओं में क्या क्या चीज़ें हमें देखनी होती हैं। अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, अर्थव्यवस्था में हमें सबसे पहले ध्यान रखना होता है कि वहाँ पे कृषि क्या हो रही है, एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर की जितनी भी गतिविधियाँ होती हैं वो किसके अंतर्गत आती हैं, वो आर्थिक विशेषताओं के अंतर्गत। तो वहाँ पे एग्रीकल्चर क्या होता था, किस चीज़ की खेती की जा रही है। ठीक है, पशुपालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कृषि या पशुपालन। और पशुपालन हो रहा है तो किस चीज़ को वो पाल रहे हैं, किस पशु को वो पालतू बना रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे वस्तु आय और व्यय, या आयात या निर्यात।
इसको हम बोलते हैं व्यापार। क्या बोलते हैं हम इसको? व्यापार। तो वहाँ पे व्यापार जो होता था कि वो जैसे मान लो कृषि में उन्होंने किसी अनाज को उपजाया तो वो किसको आयात करते थे या निर्यात करते थे, है ना? आयात निर्यात को समझना। अब वो आयात निर्यात करेंगे तो वो उसका लेन देन करते थे, तो वो पैसे के माध्यम से करते थे कि वो वस्तु से वस्तु खरीदते थे। कि मान लो मैंने आपको गेहूं दे दिए, बदले में उसने मुझे बर्फी दे दी या उसने आइसक्रीम दे दी मुझे। जैसे हम लोग क्या करते थे पहले गाँव में, गाँव में जब हम छोटे छोटे थे तो गेहूं दे दिए और गेहूं के बदले में हमने बर्फ ले ली, होता था। तो वो हम क्या कहते हैं, उसको हम उससे लेन देन, लेन देन किससे कर रहे हो आप? अगर किसी मुद्रा से कर रहे हो या वस्तु से वस्तु का लेन देन कर रहे हो, तो जो वस्तु से वस्तु का लेन देन होता था उसको हम बोलते थे वस्तु विनिमय प्रणाली। विनिमय का मतलब होता है एक्सचेंज करना। और आज की डेट में हम देखते हैं कि वस्तु विनिमय कोई नहीं करता है। आज की डेट में सबके पास पैसे होते हैं, हालांकि हम वस्तुओं को बेच के पैसे कमाते हैं, मुद्रा कमाते हैं, लेकिन हम एक्सचेंज जब करते हैं किसी चीज़ का, खरीदारी करते हैं, आय व्यय करते हैं, तो हम क्या देते हैं उसको? मुद्रा, पैसे, रुपया, ठीक है? और विदेशी स्तर पर डॉलर, यूरो, जो भी हैं चीज़ें, मुद्रा विनिमय प्रणाली। तो हम हर जगह देखेंगे क्या क्या आयात निर्यात हो रहा है, तो क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये सब चीज़ें देखेंगे। क्लियर है ना? चलो, सामाजिक विशेषताएं। सामाजिक विशेषताओं में जब आप जाओगे तो वहां आप देखोगे कि वहां का समाज कैसा था, मातृ सत्तात्मक था या पितृ सत्तात्मक था। दो शब्द होते हैं समाज को, सोसाइटी को चलाने के लिए, मातृ सत्तात्मक और पितृ सत्तात्मक। कौन कौन से? इन शब्दों से आप परिचित हो जाओ, ये पूरे इतिहास में, पूरी राजनीति में, पूरे समाज में, पूरी पेडागोजी में, हर जगह आपको ये मिलेंगे, मातृ सत्तात्मक और पितृ सत्तात्मक। समाज कैसा था, क्या वहां पे दास प्रथा थी, ये चीज देखेंगे। अब मातृ सत्तात्मक और पितृ सत्तात्मक समाज से ही पता चल जाएगा कि वहां पे महिलाओं की स्थिति कैसी थी। क्या महिलाओं की स्थिति खराब थी, दयनीय थी, कि उन पे ऊपर हमें दया करनी चाहिए? क्या ऐसी स्थिति थी कि बहुत स्ट्रांग थी, है ना? वहां के प्रशासन में क्या महिलाएं भाग लेती थी? कि वहाँ की राजनीति में, वहाँ के एग्रीकल्चर में, वहाँ के पशुपालन में, वहाँ के आयात निर्यात में क्या महिलाएं भाग लेती थी? ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती हैं। ये होती है सामाजिक व्यवस्था। क्या वहाँ पे जाति प्रथा थी, जाति व्यवस्था? कितना टाइम हो गया? जाति व्यवस्था, ठीक है। और हमें वहाँ क्या ध्यान रखना होता है, वहाँ का समाज क्या खेल रहा है, क्या खेल खेल रहा है ना? खेल, मनोरंजन के साधन, ठीक है। और जब पूरा जीवन बीत जाएगा तो वो बाद में मरेगा भी, तो उसकी अंत्येष्टि, अंत्येष्टि हो रही है तो कैसे हो रही है? अंत्येष्टि का मतलब होता है अंतिम संस्कार। जैसे कि अंतिम संस्कार आज की डेट में किसी धर्म में दहन प्रणाली से प्रचलित है कि वो उसको जला, आग जला के ही उसका अंतिम संस्कार किया जाएगा। कहीं उसको कब्र में दफना के अंतिम संस्कार करने के संस्कार होते हैं। और किसी किसी समाज में ऐसे कल्चर हैं कि वो जमीन से थोड़ा ऊपर, दाखमा कहते हैं, वो पारसियों में होता है कुछ कल्चर, कि उसको, उसमें सबको जब कोई व्यक्ति खत्म हो जाता है तो ऊपर रख देते हैं, इसको चील गिद्ध वगैरह खा लेते हैं। उसको बोलते हैं ना तो उसको जलाते ना उसको दफनाते, है ना? उसको बीच वाला अंतिम संस्कार बोलते हैं। अब नाम तो उसका अलग अलग है, हड़प्पा में कुछ और बोल देते हैं, आगे कुछ और बोलते हैं, इसको दाखमा बोल देते हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें ध्यान रखनी होती। धार्मिक, धार्मिक में जब आओगे तो धार्मिक में आपको क्या क्या ध्यान रखना है? धार्मिक में आपको ये ध्यान रखना है कि वो लोग जब पूजा करते थे तो वो किसकी करते थे? प्रकृति की करते थे या किसी देवता की कर रहे हैं या किसी गुरु की कर रहे हैं, किसकी कर रहे हैं? पूजा पद्धति, यही ध्यान रखना होता है ना हमें। धार्मिक व्यवस्था में पूजा पद्धति है तो वो पद्धति क्या है, किस सिस्टम से कर रहे हैं? मूर्ति पूजा कर रहे हैं या बिना मूर्तियों के मन में आस्था के साथ बैठ के पूजा कर रहे हैं, है ना? मंदिर है या नहीं है? पूजा पद्धति। क्या वो पारलौकिक जीवन में आस्था रखते हैं? जैसे कहते हैं ना कि मरने के बाद क्या होगा, किसी को पता है हम में से? मरने के बाद कहाँ जाएंगे, किसी को कुछ नहीं पता। इसको बोलते हैं पारलौकिक। एक होता है लौकिक, लौकिक का मतलब यही जीवन, और दूसरा होता है पारलौकिक जो दूसरी दुनिया है, ठीक है, जिसके बारे में किसी को हम में से नहीं पता है। तो पारलौकिक जीवन, ठीक है। पूरी हिस्ट्री जब आप पढ़ने जाओगे तो इन 4 पॉइंट को आप ध्यान में रखोगे, अलग से नोट कर लो। ये कोई भी जब विशेषताएं पढ़ाई जाएंगी तो आपको यही विशेषताएं पढ़ाई जाएंगी, ठीक है। चलें आगे। हम दूसरे टॉपिक पे थे, कौन सा टॉपिक था दूसरा? हड़प्पा की
विशेषता, देखो हड़प्पा की विशेषताएं में जो इंपॉर्टेंट विशेषताएं हैं, एक तो ये कि ये पहली नगरीकृत सभ्यता थी। कैसी थी? पहली नगरीकृत सभ्यता, ठीक है। पहली बार नगरों का विकास हुआ था इस सभ्यता में। और ये पहली कांस्य युगीन सभ्यता थी। कांस्य युगीन, कांस्य युगीन का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे कांसे का प्रयोग करने लगे थे वो, कॉपर और जिंक मिला के, CuZn मिला के कांसा बनता है ना, तो पहली बार कांसे का प्रयोग करते थे। कांस्य युगीन सभ्यता, ठीक है। तांबा था, लेकिन यहाँ पे भी तांबा बहुत मात्रा में यूज कर रहे हैं, क्योंकि कांसा भी बनेगा तो बिना तांबे के थोड़ी बन जाएगा। तांबा तो यहाँ पे भी प्रयोग हो रहा है, ठीक है। अच्छा, विशेषताएं में देखते हैं तो क्या क्या विशेषताएं देखते हैं, क्या क्या विशेषताएं देखते हैं, अभी बताइए ना आपको। राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक और धार्मिक। धार्मिक, रिलीजियस, ठीक है। इकोनॉमिकली, सोशली, पॉलिटिकली, ठीक है। अच्छा, हड़प्पा सभ्यता की राजनीतिक व्यवस्थाएं, अब आपको बता दूं कि यहाँ का जो शासन, अब देखो मैं सारी चीजें क्लियर बताता जाऊंगा, जल्दी जल्दी बताता जाऊंगा, आपको सारी क्लियर हो जाएंगी। यहाँ का जो शासन था ना, वो चलाते थे व्यापारी वर्ग के लोग, वणिक वर्ग के लोग, वणिक को व्यापारी कहते हैं, है ना। जो लोग व्यापार करते थे वही लोग यहाँ का शासन चलाते थे। और शासन कोई विकेंद्रीकृत नहीं था कि सब हर कोई चला रहा है। शासन यहाँ का था केंद्रीकृत, कोई व्यक्ति पावरफुल होता था, ठीक है। तो बस 2 पॉइंट लिख लो, क्या? शासन कोई वणिक वर्ग चला रहा है, और वह भी कैसा है? केंद्रीकृत। आज की डेट में क्या है? विकेंद्रीकृत शासन है। गांव में अभी पंचायतें, है ना, ग्राम प्रधान बनते हैं, गांव से विकेंद्रीकृत होकर ऊपर तक शासन है, विधायक, ऊपर फिर सेंटर में MP, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। वहां पे ऐसा नहीं था, वहां पे ये थोड़ी केंद्रीकृत का सेंट्रलाइज करना। विकेंद्रीकरण, केंद्रीकरण, देखो एक होता है केंद्रीकरण। केंद्रीकरण का मान लो ये पूरा देश है हमारा, ठीक है, ठीक। देश में कोई ना कोई एक ऐसी इकाई हम चुन लें कि वो हमारा सेंटर है। मान लो ये मेरा सेंटर है, बीच का मीडियम, ठीक है। अब जो भी पूरे देश के अंदर रूल बनेंगे, नियम बनेंगे, कानून बनेंगे, वो कौन बनाएगा? एकमात्र बिंदी, सेंटर, ठीक है। इसको हमने बोल दिया केंद्र। और केंद्र के द्वारा जब शासन किया जा रहा है तो वो हो गया केंद्रीकृत। क्या हो गया? केंद्रीकृत, ठीक। अगर मैं इसको शासन को चलाने के लिए, रूल्स बनाने के लिए इसके सारे राइट्स लोगों में बांट दूं, यानी उसको विकेंद्रीकृत कर दूं, विकेंद्रण कर दूं, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कर दूं, तो वो कौन सी प्रणाली हो जाएगी? विकेंद्रीकृत। जैसे आज की पंचायती राज व्यवस्था, जो हमें इतिहास में चोल काल में देखने में मिलेगी, ठीक है। देखो कोई भी डाउट हुआ करे ना, आप साइड में कॉपी में लिख लिया करो, ठीक है। वो मैं क्लास के बाद में आपको सारी चीज़ें क्लियर करा दूंगा। एक्चुअली क्या है ना, मैं बिना किसी नोट्स की सहायता से पढ़ाता हूँ। मेरा एक क्या होता है, फ्लो होता है हर चीज़ को पढ़ाने का। कभी कभी आप बीच में इंटरप्ट करोगे तो हो सकता है वो मुझे फैक्ट ऐसे जो मुझे बताने वाले थे आपको, वो मैं स्किप कर जाऊँ उनको, ठीक है। मैं कोई PPT और नोट्स की सहायता से नहीं पढ़ाता हूँ, तो मुझे थोड़ा बीच में इंटरप्शन नहीं। आप बाद में जो भी आपका डाउट है, जैसे आपको केंद्रीकृत विकेंद्रीकृत नहीं पता, आप मुझसे ये चीज़ बाद में डिस्कस कर लेना, ठीक है। हालांकि ये पहली बार था, आपने पूछ लिया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा आगे से प्लीज़, है ना। हाँ, तो हम कहाँ थे? राजनीतिक विशेषताएं हो गई। अच्छा, सामाजिक विशेषताएं। अच्छा, मैंने आपको एक पहली नगरीकृत सभ्यता, ये तो इसके बारे में इंपॉर्टेंट बात थी, वो तो बताई नहीं कि नगर कैसे बने थे। तो नगर में ऐसे ही समझा देता हूँ, सारी चीज़ें किताबों में लिखी हुई हैं। जैसे कि वहाँ पे जो नगर बने हुए थे वो 2 भागों में विभाजित थे, एक पश्चिमी और एक पूर्वी। पश्चिमी जो भाग था उसको दुर्ग कहते थे, थोड़ा ऊंचाई पे बना हुआ होता था। वहाँ पे शासक वर्ग और VIP लोग रहते थे, इंपोर्टेंट लोग। वहाँ कम लोग रहते थे, कम पॉपुलेशन थी, है ना। और पूर्वी जो भाग था वहाँ पे मजदूर वर्ग के लोग रहते थे, तो वहाँ पे ज़्यादा संख्या में लोग रहते थे, ठीक है। समय हो गया क्या? पता ही नहीं चला। खत्म करते हैं फिर जल्दी से।
चलो वो फिर मैं पहली नगरीकृत सभ्यता है वो तो मैं बाद में डिस्कस कर लूंगा। सामाजिक विशेषताएं कैसी हैं, आर्थिक विशेषताएं कैसी हैं और धार्मिक विशेषताएं कैसी हैं। समय समय हो गया क्या सर? ठीक है। देखो सामाजिक विशेषताएं वहां की थी, वहां का समाज था मात्र सत्तात्मक। आप इसी से पूरा इसी शब्द से अंदाजा लगा लो कि वहां का समाज कैसा रहा होगा। मात्र सत्तात्मक का मतलब होता है कि वहां जो भी प्रधान होगा घर में वो महिला होगी। जैसे आज की डेट में भी हम लोग कहते हैं, लेकिन चलती पुरुषों की है, पितृ सत्तात्मक है। तो मात्र सत्तात्मक समाज था, वहां दास प्रथा जैसी कोई चीज नहीं थी। हालांकि व्हीलर ने बोला भी था कि दास प्रथा थी, लेकिन ऐसे कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं। ठीक है, दास प्रथा नहीं थी। मैं सारी चीजें समझा चुका हूँ। जब भी आप पूरी हिस्ट्री पढ़ोगे तो बस मैं केवल पॉइंट पॉइंट बताता जाऊंगा, आप उसी से अंदाजा लगा लोगे वहां का समाज कैसा है, वहां की राजनीति कैसी है। केवल शब्द लिखवाऊंगा मैं आपको। ठीक है ना? ठीक। दास प्रथा नहीं थी, लेकिन फिर भी क्या है, व्हीलर ने साक्ष्य दिए हैं। लिख दूं कोष्टक में? व्हीलर ने कहा था है। ठीक है। वहां का जो वर्ग था वो 4 भागों में विभाजित था। विद्वान, योद्धा, श्रमिक, व्यापारी। जैसे आज की डेट में देखते हैं ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, वैसा वैसा कुछ भी नहीं था। यानी कि जाति व्यवस्थाएं वहां नहीं थी। जब जाति व्यवस्था नहीं थी तो क्या होगा? जाति व्यवस्था नहीं थी। ठीक है। अच्छा, आर्थिक विशेषताओं में आ जाओ। आर्थिक विशेषताओं में ये सोना चांदी वगैरह का आयात निर्यात खूब करते थे। आयात निर्यात विदेशों में खूब करते थे। हाँ बिल्कुल था। सोना चांदी वगैरह बहुत था। अभी मैंने, अच्छा इसमें एग्रीकल्चर वगैरह तो आर्थिक विशेषताओं में पशुपालन तो बताया ही नहीं। खेती भी करते थे। हर चीज़ की खेती होती थी। जौ की, चावल को ब्रीही कहते थे, चावल की भी खेती होती थी, सरसों की खेती होती थी, कपास की खेती होती थी। लगभग हर तरीके की कृषि होती थी, यहाँ कृषि भी होती थी। ठीक है। पशुपालन भी ये लोग करते थे। ऐसा कल्चर था यहाँ का। अब वही है ना, समय कम है, आपको पूरा एकदम डीप में पढ़ाना है तो वो तो आपके फिर डाउट जनरेट होंगे। फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कम शब्दों में आप ज़्यादा से ज़्यादा समझ पाएं। धार्मिक विशेषताओं में इतना याद रखो कि यहाँ मंदिर नहीं है। मंदिर नहीं है, लोग केवल मूर्ति पूजा करते थे। क्या करते थे लोग? मंदिर नहीं होते थे, ऐसे ही किसी पेड़ के नीचे मूर्ति स्थापित कर ली, पूजा पाठ कर रहे हैं। मूर्ति पूजा। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए ले लो, हड़प्पा से मिली है उर्वरता की देवी की मूर्ति। कहाँ से मिली है? हड़प्पा से। चलो मैं इसको कंक्लूड कर दूँ एक पेज में। नहीं लिख पाए? कल लिख लेना। हम लोग आज क्या पढ़ा रहे थे? हड़प्पा सभ्यता। ठीक है। इसमें हमने क्या क्या देखना है? इसका भौगोलिक विस्तार देख ही लिया। भौगोलिक विस्तार, इसकी विशेषताएं देख ही ली, और इसका पतन एवं निरंतरता रह गया है, वो छोटा सा 2 मिनट का टॉपिक है, कल देख लेंगे। ठीक है। आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं, कल आगे। थैंक यू।